नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 16 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक क्या कुछ घटनाएं हुई उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं हम किन विषयों पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नई दिल्ली में बनाया गया एक रिफर्बिश्ड जीन बैंक, जो कि विश्व का दूसरा बड़ा जीन बैंक होगा। तो जीन बैंक क्या है और जीन बैंक हमें किस प्रकार मदद करते हैं, इस खबर में हम ये जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कैलिफोर्निया में घटित एक खास घटना, जहां पर परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा थोड़ी देर के लिए ही सही प्रचुर मात्रा में ऊर्जा को विकसित किया गया। तो ये खबर क्या है, इस बारे में कुछ जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5। ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज क्या है और इसमें हमारी सरकार क्या करना चाहती है, इस बारे में देखेंगे। आगे चलेंगे और बात करेंगे शैफ प्रौद्योगिकी की। शैफ टेक्नोलॉजी क्या है, जो कि DRDO द्वारा अब इस्तेमाल की जाएगी हमारे विमानों में। तो शैफ प्रौद्योगिकी को समझेंगे। और फिर एक अच्छी खबर की ओर, जो कि है जाइडस कैडिला द्वारा सुई मुक्त कोविड-19 की नई दवा, जिसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे कि ये कैसे काम करेगी और कैसे हमारे छोटे बच्चों यानी कि 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों को कैसे हम कोविड-19 से बचा सकेंगे। तो चलिए आगे चलेंगे और फिर हम बात करेंगे भारतीय भौतिकविदों द्वारा 3 जंबो ब्लैक होल के विलय को देखा गया और ये कैसे देखा और इसकी क्या उपयोगिता है, हम इस बारे में जानेंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे हवाना सिंड्रोम की। हवाना सिंड्रोम क्या है और अब क्या खबर आई है इस हवाना सिंड्रोम को लेकर, इस बारे में बात करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, वो है IIT रुड़की, IISc बैंगलोर और स्वीडैक द्वारा बनाई गई एक टूल किट, जो है QSIM। यानी कि यह एक ऐसी क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटेड किट है जिसका इस्तेमाल हम कर सकेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये QSIM किट कैसे हमारी मदद करेगी, इस बारे में विस्तार में जानेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे नियोबोल्ट। नियोबोल्ट जो कि एक IIT मद्रास द्वारा बनाई गई पहली मोटराइज्ड व्हील चेयर है। तो नियोबोल्ट किस तरह से बनाई गई है और क्या इसकी खास बातें हैं, इस पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे युक्त धरा की। युक्त धरा जो कि मदद करेगी हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय को, और कैसे मदद करेगी हम इस खबर में जानेंगे। अंत में हम कुछ प्रीलिम्स तथ्य पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, और वो है नई दिल्ली में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक, जो है पूसा नई दिल्ली का नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। यानी कि नई दिल्ली पूसा में ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज बन गया है विश्व का दूसरा बड़ा फर्बिश्ड जीन बैंक। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जीन बैंक आखिर है क्या। जीन बैंक एक तरह की बायो रेपोजिटरी है, यानी कि एक भंडार है। किसका भंडार है? बायो शब्द से हम जानते हैं कि कोई भी जीवित चीज। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं जीन बैंक की, तो हम बात कर रहे हैं जर्म प्लाज्म की। यानी हम किसी भी जीवित बीज में किसी भी जीवित कोशिका को संरक्षित करना चाहते हैं एक जीन बैंक में। अब सवाल ये उठता है कि जीन बैंक किस उपयोग में आएगा, जीन बैंक से हम क्या कर सकते हैं और आखिर हमें जीन बैंक की आवश्यकता क्यों है। तो जीन बैंक में दरअसल हम ऐसा जर्म प्लाज्म या ऐसा जीन रखेंगे जो कुछ अलग है, यानी कि आनुवांशिक तौर पर वो बाकी सारे जर्म प्लाज्म से कुछ अलग है। उसमें कुछ खास किसी भी पौधे में या किसी भी, अगर हम जानवर की बात करें तो उस जीन में कुछ खास ऐसे कोशिकाएं, कुछ ऐसे जीन हैं जो कि बाकी सब जर्म प्लाज्म से अलग हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि कुछ पौधों में ऐसे खास जीन पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तापमान का सहिष्णु हैं, यानी कि वो सहन कर सकते हैं तेज तापमान को। तो अगर ऐसी कोई आपदा आती है जहां पर हम उस खास जीन की हमें आवश्यकता महसूस होती है, तब काम में आएगा जीन बैंक, जहां से हमारे वैज्ञानिक
इस जीन को इस्तेमाल करके आनुवांशिक तौर पर कुछ ऐसी म्यूटेशन तैयार कर सकते हैं जहां ये हमें उपयोगी साबित होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए मदद करेगा। इसके साथ साथ ही जीन बैंक अगर हम चाहते हैं कि आनुवांशिक तौर पर हम एक विभिन्न प्रजाति को बचाना चाहते हैं, एक अलग प्रजाति को बचाना चाहते हैं, फिर चाहे वो जानवरों की हो या फिर वो पौधों की हो, तो अगर उनके अस्तित्व को खतरा है तो हम जीन बैंक का उपयोग करके, जीन का उपयोग करके किसी भी खास प्रजाति को बचा सकते हैं। तो ये खास विशेष लक्षण वाले जीन इस जीन बैंक में सहेज कर रखे जाते हैं। और अगर हम बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी की, हम ये स्थापित करना चाहते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आनुवांशिक तौर पर सभी तरह का जर्म प्लाज्म उपलब्ध हो और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बना के रखा जा सके, वहां पर भी ये जीन बैंक काम करेंगे। बात करती हूँ इस खास जीन बैंक की। 1996 में ये स्थापित किया गया और इसमें क्षमता है 10 लाख जीन बैंक या जर्म प्लाज्म को सहेज कर रखने की, जिसमें हमारे अनाज के पौधे, बाजरा या और सुगंधित पुष्प या कोई ऐसे औषधीय पौधे हैं, उनके जीन्स को, उनके जर्म प्लाज्म को सहेज कर रखा जा सकता है। और अभी फिलहाल यहाँ पर हैं 4.5 लाख ऐसे जीन्स, जिनमें से कम 2.7 लाख तो भारतीय जर्म प्लाज्म है और बाकी बाहर से लिए गए हैं। तो 10 लाख जर्म प्लाज्म को सहेज के रख सकता है और ये सहेज सकता है बीज जीन बैंक में या क्रायो जीन बैंक में, जहां पर हम इन खास जीन्स को कम तापमान पर संग्रहित कर सकते हैं। इन विट्रो जीन बैंक और फील्ड जीन बैंक, ये भी विभिन्न प्रकार हैं जीन बैंक के, जहां पर हम अलग अलग जर्म प्लाज्म को सहेज कर रख सकते हैं, ताकि हमारे वैज्ञानिक उनका इस्तेमाल कर जेनेटिक डाइवर्सिटी को संभाल सके या जरूरत पड़ने पर हम इन जीन्स की खास तत्व जो है, इनमें खास ट्रेट्स जो हैं, स्पेशल ट्रेट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके अपने किसान भाइयों की मदद कर सकें। तो चलिए अगली खबर पर चलते हैं। वो है कैलिफोर्निया के भौतिकविदों ने परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिक संलयन जिसे हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने का सफलता प्राप्त की है। अब चाहे ही ये पूरा जो प्रक्रिया की गई, ये बहुत कम देर के लिए थी, लगभग 1 मिनट का 1 खरबवां हिस्सा, और इसमें इस्तेमाल किए गए 192 लेजर बीम, और इन 192 लेजर बीम की मदद से किया गया नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। और जैसा कि हम सब जानते हैं, नाभिकीय संलयन हमारे सितारों में, हमारे सूर्य में ड्यूट्रिया का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हाइड्रोजन के 2 खास आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, इनका इस्तेमाल करके, इन्हें संलयन करके मिलाकर बनाया गया हीलियम, और साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न हुई। और यह ऊर्जा इस्तेमाल की गई ऊर्जा का 70% था। तो बेशक थोड़े समय के लिए ही ये सफलता प्राप्त हुई, पर ये एक नए आयाम के द्वार खोलेगा और हम नाभिकीय संलयन को एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहली बात तो ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन में या नाभिकीय संलयन में कोई भी ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन नहीं होता, और साथ ही साथ यह प्रदूषण को भी कम करेगा। तो नाभिकीय संलयन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, जहां पर 2 छोटे आइसोटोप्स को जोड़कर एक बड़ा नाभिक बनाया जाता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए नाभिकीय विखंडन क्या है, यानी कि न्यूक्लियर फिशन क्या है।
जहां पर एक बड़े नाभिक को, एक बड़े अनुनाभिक को, एटॉमिक न्यूक्लियाई को विखंडित करके तोड़कर छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होगी। पर नाभिकीय संलयन में ऊर्जा की मात्रा भी ज्यादा होगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो हम सब चाहते हैं कि हम नाभिकीय संलयन को इस्तेमाल कर सकें, जिससे प्रदूषण कम होगा और ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी। और ये सफलता प्राप्त की है कैलिफोर्निया में। तो हम आगे चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है आरोग्य धारा 2.0 का शुभ आरंभ, जिसे किया गया 18 अगस्त 2021 को। और यह इसलिए किया गया क्योंकि आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना का एक प्रमुख उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, और वो है 2 करोड़ अस्पताल में दाखिलों का मील पत्थर जो था, इसे साबित कर लिया गया है। और इसे साबित करने का उद्देश्य पूरा होने के लिए ही लॉन्च किया गया है आरोग्य धारा 2.0। ये एक आभासी अनुभव रहेगा और इस दौरान 3 नई पहलों का भी शुभारंभ किया गया है। और वह 3 नई पहलें क्या है? सबसे पहला है अधिकार पात्र, यानी जब कोई भी व्यक्ति जो भी लाभ किए है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में दाखिल होगा तो उसे यह अधिकार पत्र जारी किया जाएगा और वह जागरूक होगा, उसे सब सुविधाएं दी जाएंगी, मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं। तो वह इसका दावा कर सकता है और जैसे ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में दाखिल होगा उसे मिलेगा अधिकार पात्र। अधिकार पात्र के साथ ही मिलेगा आयुष्मान मित्र। और आयुष्मान मित्र एक ऐसी पहल है जहां हम नागरिकों को सत्यापित करना चाहेंगे कि वो इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा बने और इसके द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा आयुष्मान मित्र। साथ ही साथ है अभिनंदन पात्र। अभिनंदन पात्र जो कि एक धन्यवाद नोट की तरह काम करेगा। जब लाभार्थी का इलाज हो जाएगा, उसे छुट्टी दे दी जाएगी, उसे दिया जाएगा अभिनंदन पात्र। तो हम याद रखेंगे अधिकार पात्र, आयुष्मान मित्र, जहां पर प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो सभी इन्हीं खास सुविधाओं को इस्तेमाल कर सके, और दिया जाएगा छुट्टी के समय, जब वो अस्पताल से छुट्टी होगी तो दिया जाएगा अभिनंदन पात्र। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0। तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज ये लॉन्च किया गया आईडेक्स DIO के तहत और यह हिस्सा बना है अटल इनोवेशन मिशन का, जिसे रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। अब हम बात करेंगे इस डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। जैसा कि नाम बता रहा है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि हम अपनी राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रोटोटाइप विकसित कर पाए जो हमारे देश को सुरक्षित रखने में उपयोगी हों। अब इसके लिए हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं बहुत सारी छोटी मध्यवर्गीय इंडस्ट्रीज को, ऐसे उद्योगों को जो हमें आत्मनिर्भर बनाए ताकि हम अपने देश की रक्षा कर पाए। तो खास तौर पर यह डिस्क इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स, भारतीय कंपनियां और कोई भी व्यक्तिगत नवोन्मेषक इसमें भाग ले सकते हैं और ये हमारी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा, जहां पर हम रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अलग अलग उपकरण डिजाइन कर सकते हैं, उनका विनिर्माण कर सकते हैं, उन्हें विकसित कर सकते हैं और इसमें मदद करेगी हमारी विशाल औद्योगिक परिस्थितियां। तो इनसे मुख्य उद्देश्य यही रहेंगे कि हम युवाओं में एक ऐसे प्लेटफॉर्म का काम करेगा जहां पर युवा शिक्षा और अनुसंधान और विकास एक जगह पर आकर हमारे सशस्त्र बलों को और भी सशस्त्र बनाने में और भी ताकतवर बनाने में मदद करेंगे। तो हम चाहते ये हैं कि कोई भी खास
स्टार्टअप्स हों, छोटे स्टार्टअप्स जो अभी शुरू हुए हैं, वो ऐसे प्रोटोटाइप बनाएं और एक ऐसी सोच को जागृत करें, एक ऐसे दृष्टिकोण को जागृत करें जहां पर उन्हें आसानी हो अपने प्रोटोटाइप्स को बाजार में लाने का। व्यावसायिक तौर पर हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे सकें, और ये प्लेटफॉर्म देगा डिस्क 5.0। तो हम स्वदेशीकरण करना चाहते हैं, अपने सशस्त्र बलों को और भी मजबूत करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा रखना चाहते हैं, और डिस्क 5.0 इस तरह से हमारी मदद करेगा, जहां पर ये ऐसे दृष्टिकोण को बनाने में मदद करेगा जहां पर युवा और हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज या मध्यम वर्गीय इंडस्ट्रीज मदद करें हमारी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे शाफ प्रौद्योगिकी या शाफ टेक्नोलॉजी की, जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई है और अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा और भारतीय नौसेना द्वारा, जहां पर हम दुश्मनों से अपने जहाज़ों को बचा सकेंगे। अब कैसे बचा सकेंगे, तो ध्यान रखेंगे हम, यह विकसित किया गया है DRDO द्वारा और बनाया गया रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर और हल पुणे, यानी कि उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला हाई एनर्जी रिसोर्स लेबोरेटरी पुणे की मदद से। इसका सफल यूजर ट्रायल हो चुका हुआ है और अब इसे शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना में शैफ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा? शैफ प्रौद्योगिकी कोई नई प्रौद्योगिकी नहीं है, पर अब भारत ने इसे स्वयं अपने लिए विकसित किया है और यह हमारे जहाजों को शत्रु के रडार से बचाएगा। अब दुनिया भर में सभी सेना इसका इस्तेमाल तो जरूर कर रही हैं, तो हम समझेंगे कि शैफ प्रौद्योगिकी कैसे हमारे जहाजों को बचाएगा दुश्मन के रडार से। दरअसल ये जब मिसाइल में लगेगा तो ये मिसाइल के मार्गदर्शक प्रणालियों को विभिन्न लक्ष्यों में दिखाएगा, यानी कि शत्रु का रडार जब हमारे जहाजों को टारगेट करना चाहेगा तो वो उसे अलग अलग टारगेट दिखाई देंगे, यानी कि अलग अलग लक्ष्यों के रूप में दिखाई देंगे। इससे क्या होगा? इससे दुश्मन के रडार को हम गुमराह कर सकेंगे और अपने जहाजों को बचा सकेंगे। तो पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, वहां पर ये शैफ प्रौद्योगिकी हमारी मदद करेगी और दुश्मन के रडारों से हमें बचाएगी। तो ये एक जवाबी उपाय है जिसे और भी देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। तो शाफ प्रौद्योगिकी क्या है आप समझ आ गई, और ये बनाई गई है हमारे HERL हर्ल पुणे द्वारा और रक्षा प्रौद्योगिकी द्वारा, रक्षा लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा। ठीक है जी, तो आगे चलेंगे और अगली खबर में हम बात करेंगे ज़ाइकोव-D, जो कि जाइडस कैडिला की सुई मुक्त कोविड-19 वैक्सीन है या दवाई है। अब ध्यान ये देंगे, ये दुनिया की पहली ऐसी कोविड-19 की दवाई है, वैक्सीन है, जो है DNA आधारित। तो DNA आधारित पहला टीका ज़ाइकोव-D, जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित, और 12 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए भी 12 वर्ष से जिनकी उम्र ज्यादा है, आयु ज्यादा है, उनके लिए भी ये सुरक्षित पाया गया है। एक और थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आपसे। अब तक हमारे देश में 5 कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया गया है, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, जेनसन है, और अब यह हो जाएगी 6ठी वैक्सीन और दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन, जिसे बिना सुई के, बिना टीके के लगाया जाएगा। उसे भी समझेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि यह वैक्सीन DNA आधारित है और DNA आया है प्लाज्मिड से। तो ये एक प्लाज्मिड DNA टीका है। अब प्लाज्मिड क्या है? इसके लिए हम चलेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर जाएंगे, जहां पर बैक्टीरिया के DNA के अलावा भी क्रोमोसोम से बाहर DNA रहेगा और वो कहलाता है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक छोटा DNA अणु है
जो कि गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स से बाहर है और उससे बिल्कुल अलग स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिरूप बना सकता है, यानी कि अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है। फिर से समझिए, प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, जहां पर ये गुणसूत्रों से अलग एक डीएनए अणु है, क्रोमोसोमल डीएनए से अलग डीएनए है, जो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिरूप बना सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है या डुप्लीकेट किया जाता है। अब इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया गया है ज़ाइकोव डी के अंदर। इस प्लाज्मिड की मदद से हम कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बना सकते हैं। कोरोना वायरस की झिल्ली पर स्पाइक प्रोटीन है, तो इन स्पाइक प्रोटीन्स को बनाया जा सकता है प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके। तो ये एक तरह की इंजीनियर्ड डीएनए प्रतिक्रिया है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, और विश्व का पहला डीएनए आधारित टीका होगा। दूसरी बात मैंने कही, यह है सुई मुक्त, यानी कि जैसे अभी तक हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, इसमें कोई भी टीका या सुई नहीं इस्तेमाल होगी। इसमें इस्तेमाल होगी एक ऐसी प्रणाली जिसे हम कहते हैं जेट इंजेक्टर प्रणाली, जो कि बहुत नई प्रणाली नहीं है। इसे पोलियो वैक्सीन के लिए भी 60 के दशक में भी इसे पोलियो के लिए इस्तेमाल किया गया, रोटा वायरस इन्फेक्शन के लिए भी इसे इस्तेमाल किया गया। तो समझते हैं जेट इंजेक्टर तकनीक क्या है। जेट इंजेक्टर तकनीक से हम बाजू के ऊपर इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और बिना छेद किए, यानी कि ऊपरी परत पर बिना छेद के हम उच्च दबाव से सीधा यह तरल इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर से समझिए, जेट इंजेक्टर प्रणाली बिना टीके की मदद से, बिना किसी अपनी त्वचा पर कोई भी छेद किए बिना, जैसा कि इंटरमस्कुलर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में किया जाता है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अपितु उच्च दबाव से, हाई प्रेशर से एक जेट की तरह इस दवाई को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो फायदा इसका ये है, इंजेक्शन लगने के बाद कहीं पर दर्द होना, सूजन आ जाना, इन सब चीजों से बच पाएंगे हम। तो सूजन होना, दर्द होना, दाने होना, इन सब चीजों से ये ज़ाइकोव डी का जेट इंजेक्टर प्रणाली से जो दी जाएगी मदद करेगी। एक और खास बात जो आप ध्यान रखेंगे, इस ज़ाइकोव डी के लिए हमें 3 खुराक लेनी पड़ेंगी। पहले दिन, जिस दिन पहली डोज दी जाएगी, फिर 28वें दिन और फिर दी जाएगी 56 दिन पे। 0, 28, 56, तो 3 डोजेस में तैयार की गई है। हालांकि जाइडस कैडिला अभी कोशिश कर रही है कि इसकी भी 2 ही डोज दी जाए। तो आप ध्यान रखेंगे, ये है डीएनए आधारित टीका, तो टीका भी नहीं है, यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा जेट इंजेक्टर तकनीक को, और यह जेट इंजेक्टर तकनीक से शरीर के अंदर तरल पदार्थ को उच्च दबाव देकर ही डाला जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। साथ ही हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जाइडस कैडिला की जो कोविड वैक्सीन है, ये RT-PCR पर 66.6% तक अपनी प्रभाविकता दिखाती है, यानी कि 66.6% एफिशिएंट है। साथ ही साथ यह पहला ऐसा टीका होगा जो 12 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी है। हालांकि अभी तक इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया गया, पर आने वाले 60 दिनों के अंदर यह ज़ाइकोव डी आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और हम अपनी अगली खबर पर रुख करते हैं, जो है भारतीय भौतिकविदों द्वारा 3 जंबो ब्लैक होल का विलय देखा गया, और इसी खोज को करने में मदद की है एस्ट्रोसैट ने। एस्ट्रोसैट जो हमारा पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस लेबोरेटरी थी, 2015 में जिसे लॉन्च किया गया PSLV पर, इसी का एक पेलोड UVIT यानी कि
पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की मदद से इन तीन ब्लैक होल्स का विलय देखा गया। साथ ही साथ मदद की इसमें यूरोपीय ऑप्टिकल दूरबीन ने और दक्षिण अफ्रीका के ऑप्टिकल टेलीस्कोप IRFS की इंफ्रारेड इमेजिंग ने। तो तीनों की मदद से किया गया और इसका विलय देखा गया भारतीय खगोलविदों द्वारा, भौतिकविदों द्वारा। अब समझते हैं कि यह तीन ब्लैक होल जो कि टूकन नक्षत्र में पाए गए, ये क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी वस्तु है जिस पे जो इतना घना है और जिसका इतना गुरुत्वाकर्षण मजबूत है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकता। तो यहां पर किसी भी ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक होराइजन पाया जाता है विच इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहां से कोई वापसी नहीं। तो अगर कोई भी प्रकाश किरण यहां से जाएगी तो उसका इसमें विलय होना निश्चित है। तो ब्लैक होल क्या है? एक ऐसी वस्तु जो बहुत घनी है, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच सकता, इसीलिए यह है ब्लैक होल। ठीक जी, अब बात आती है इन खास तीन ब्लैक होल के विलय के बारे में। तो इस खोज का महत्व क्या है? इस खोज से हम एक पार्सेक समस्या को बेहतर समझ सकते हैं। उसका मूल कारण क्या है पार्सेक समस्या का, उस पार्सेक समस्या को भी समझते हैं। जब भी दो आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं तो उनके ब्लैक होल आसपास की गैस में गतिज ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं, यानी कि ट्रांसफर करते हैं। किसको? काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी कि अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उस दौरान वो अपनी गतिज ऊर्जा को आसपास की गैस में स्थानांतरित करते हैं। और ये दो ब्लैक होल एक दूसरे के पास आते आते जब बहुत पास आ जाएं, कितना पास आ जाएं, उसे कहेंगे एक पार्सेक, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष का जो डिस्टेंस है, जब वो इस डिस्टेंस पे आ जाए उसे कहते हैं पार्सेक। इसके बाद ब्लैक होल्स आपस में तभी विलय कर पाएंगे जब एक तीसरा सितारा वहां मौजूद होगा। उसे समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि पार्सेक समस्या क्या है। तो पार्सेक समस्या को सुलझाया गया इस खोज द्वारा। कैसे सुलझाया गया? पार्सेक क्या है? जब दो ब्लैक होल या दो आकाशगंगाएं आपस में पास आती हैं विलय के दौरान, तो उस समय वो अपने गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं और पास आते आते जब वो एक पार्सेक की दूरी पर होते हैं, यानी कि 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष की दूरी पर होते हैं, उसके बाद उनका करीब आना मुश्किल है जब तक वो इस पार्सेक समस्या को दूर ना कर ले। और इस पार्सेक समस्या को दूर करता है कि कोई भी तीसरा ब्लैक होल या तीसरा तारा वहां मौजूद हो, क्योंकि यह तीसरा ब्लैक होल या एक स्टार जब यहां से गुजरता है तो वो गतिज ऊर्जा को स्थानांतरित करने में मदद करता है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा अब और स्थानांतरित नहीं हो सकती, यह तीसरा तारा या तीसरा ब्लैक होल उनके संयुक्त कोणीय गति को ले लेता है। आसपास की गैस से उनके गति को, कोणीय गति को, मोमेंटम को ले लेता है और उसके बाद तीन ब्लैक होल का विलय संभव है। तो इस खोज से हम पार्सेक समस्या को बेहतर समझ पाए हैं। पार्सेक समस्या आपको समझ में आ गया और एक तीसरे ब्लैक होल की क्या महत्व है इस पार्सेक समस्या को सुलझाने में, यह आपको समझ आ गया। तो अगली खबर का रुख करते हैं, वो है हवाना सिंड्रोम, जो कि 2016 में हमारे सामने आई, जब कुछ खास अमेरिकी राजनयिक और कुछ खास उनके जिसे हम कहेंगे खुफिया गुर्गों को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, यानी कि एक रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी हुई, जिसमें उन्हें अजीब सी आवाजें सुनना, मितली होना, नाक से खून आना, ऐसे कई सारे लक्षण देखे गए और इसे नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम, क्योंकि ये अमेरिकी राजनयिक जो क्यूबा, चीन में कार्यरत थे, उनमें ये हवाना सिंड्रोम देखा गया।
अब खोज से ये पता चला है कि इस हवाना सिंड्रोम का मुख्यतः कारण है निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण। ठीक जी, तो सबसे पहले समझेंगे हवाना सिंड्रोम का क्या है, जिसे मैंने कहा कि 2016 में ये सामने आया। उस समय अनेक लक्षण देखे गए अमेरिकी राजनयिकों के घर पे। उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनना, नाक से खून आना, यहाँ तक कि उनके घर में एक खास कोने से उन्हें आवाज़ें सुनाई देना, उनकी सोचने की क्षमता कम हो गई, सुनने की क्षमता कम हो गई और नाक से खून आया, मिथली होना, ये सब इसके लक्षण थे। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक और बात बता दूं, अभी 2021 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस ने अपनी एक वियतनाम की यात्रा को स्थगित किया। क्यों? क्योंकि वहां पर भी हवाना सिंड्रोम का होने का शक था उन्हें। तो हवाना सिंड्रोम के बारे में आगे चलते हैं। मैंने इसके आपको लक्षण बता दिए, जिसमें मिथली होना, नाक से खून आना, ये सब लक्षण थे। अब पाया ये गया है कि यह लक्षण, सिर में दर्द, यह सब कुछ था खास आरएफ, संपादित आरएफ ऊर्जा की वजह से। एक जगह पे निर्देशित फोकस्ड संपादित आरएफ ऊर्जा, आरएफ या रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, जिसकी आवृत्ति है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 30 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैविक और नॉन लिविंग चीजों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक तरह का एक वेपन बन गया, एक हथियार बन गया है, जहां पर हम आरएफ को, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके हमारे शरीर पर उसके दुष्प्रभावों की मदद से हम दूसरे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हवाना सिंड्रोम क्या है, कहां से शुरू हुआ और इसका कारण क्या है, अब आप ये जानेंगे। निर्देशित संपादित आरएफ ऊर्जा, जो कि हमारे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति 3 हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में है और इसका हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमारे बहुत सारे उपकरण, जैसे हमारे माइक्रोवेव, वाईफाई और हमारे मोबाइल फोन्स, इन सब से भी ये ऊर्जा निकलती है। तो हमारे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव को इस्तेमाल करके कुछ देश इसके लिए हम वेपन्स की तरह भी उपयोग करना चाहते हैं। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो है आईआईटी रुड़की, आईआईएस बैंगलोर और सीडैक द्वारा निर्मित भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटेड टूल किट, जिसका नाम है क्यूसिम। तो क्यूसिम एक स्वदेशी रूप से विकसित हुआ है और साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग को में व्यवहारिक रूप से इन्हीं पहलुओं को सीखने और समझने में हमारी मदद करेगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है, इसमें बने हुए क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही तेजी से अपना कोई भी कार्य कर पाएंगे। यानी कि अगर हम डाटा एनालिसिस की बात करें, इंक्रिप्शन की बात करें, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से बनाए गए क्वांटम कंप्यूटर्स इसे बहुत ही सहज तरीके से कर पाएंगे। और इसका इस्तेमाल हम मशीन लर्निंग, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इन सभी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? जैसा कि मैंने कहा, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित है क्वांटम यांत्रिकी के 2 बहुत ही अहम पहलू, जिनका नाम है सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। इसे समझने से पहले हम बात करते हैं पहले क्लासिकल कंप्यूटिंग, यानी कि आज जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम करते हैं बाइनरी सिस्टम पे, यानी कि इसमें प्रयोग किया जाता है बिट्स का, जो कि 1 और 0 के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है। ये हैं हमारे आज के कंप्यूटर्स, यानी कि पारंपरिक कंप्यूटर्स जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें इस्तेमाल किया जाता है 0 और 1 का, या ऑन या ऑफ, और इसी तरह से इन बिट्स का, इस बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पर क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यू बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्यू बिट्स इस 1 और 0 को अलग अलग प्रोसेस ना करके इन्हें इकट्ठा भी प्रोसेस कर सकता है।
तो इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगी, एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी और हम छोटे सी जगह में ज्यादा डाटा को संभाल के रख सकते हैं। तो आज लगभग सभी बड़े देश ये चाहते हैं कि वो क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके अपनी संचार प्रणाली को और बेहतर कर पाए। तो चलिए समझते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। जैसा मैंने कहा, ये क्यूबिट्स का इस्तेमाल करता है और ये आधारित है हमारे कंप्यूटिंग यांत्रिकी पे, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स पर, क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। और इसके बहुत ही महत्वपूर्ण दो पहलू, जिनका नाम है सुपरपोजिशन और एंटैंगलमेंट। अब सुपरपोजिशन क्या है? यहां पर हम इस सुपरपोजिशन को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। हम एक छोटा सिक्का ले लें, उसे जब हम उछालते हैं तो जब तक वो हवा में रहता है, हेड्स या टेल्स दोनों ही पोजीशन आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, जब तक वो जमीन पर ना आ जाए। इसी तरह सुपरपोजिशन ये कहता है, क्वांटम यांत्रिकी का सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या हम क्यूबिट्स की बात करें तो 0 और 1 ये दोनों सुपरपोजिशन करते हैं। ये क्यूबिट्स 0 1 दोनों एक ही समय में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो या तो हेड्स होगा या टेल्स होगा, पर जितनी समय में वो सिक्का हवा में है, हेड्स या टेल्स दोनों सुपरपोजिशंस हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स या छोटे क्यूबिट्स की अगर हम बात करें तो 1 और 0 दोनों ही सुपरपोजिशन में रहते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं खास इलेक्ट्रॉन्स में एंटैंगलमेंट को भी देखा जाता है। अब ये जोड़ी जिसको हम क्यूबिट्स कहते हैं 1 0, इसमें अगर एक में भी बदलाव किया जाएगा, किसी एक की स्थिति में भी परिवर्तन होगा तो अगले क्यूबिट की स्थिति में भी बदलाव हो जाएगा। जैसे 1 और 0 ये एक क्यूबिट है, इसमें से अगर हम किसी एक क्वांटम अवस्था को बदलेंगे या उसमें परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में भी परिवर्तन हो जाएगा। हम सब जानते हैं 8 बिट्स 1 बाइट बनाएगा, तो 8 अलग अलग क्यूबिट्स हो जाएंगे। अगर हम एक अकेले में बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा। ये होगा एंटैंगलमेंट, एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमारे पास एक छोटी जगह में बहुत सारा डाटा हम अपने पास सहेज के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाएगा क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने में। अब मैं वापस आती हूँ क्यू सिम किट पर। अब क्यू सिम किट जो कि हमारे भारत द्वारा बनाई गई है, हमारे देश में बनाई गई है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अलग अलग अनुसंधानों में। वो कैसे, हम बात करेंगे कि टूल किट में इस्तेमाल किए गए विभिन्न जो प्रणालियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हमारे छात्र क्वांटम कंप्यूटिंग को बेहतर समझ पाएं और इसकी मदद से प्रोग्रामिंग कर पाएं। तो इस क्यू किट में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसमें है एक बहुत ही बेहतर और प्रभावी तरीका जिसमें शोधकर्ता या छात्र बहुत आसानी से कोड लिख सकते हैं। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सहज है, जो कि ग्राफिक इंटरफेस के साथ मिलकर शोधकर्ता को या स्टूडेंट को एक आउटपुट प्रदान करेगा जो कि वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख भी सकता है। तो एक ग्राफिक इंटरफेस बेहतर होने के साथ साथ यूजर इंटरफेस बहुत ही सरल है, तो एक बेहतर आउटपुट देगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिससे किसी भी शोधकर्ता के लिए अपने काम शुरू करने में आसानी होगी। तो क्यू सिम किट है क्वांटम सिमुलेटर किट, जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो कि हमारी क्लासिकल कंप्यूटिंग से, पारंपरिक कंप्यूटिंग से अलग है, इस्तेमाल करता है क्यू बिट्स को और क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है, जिसमें हम बात करते हैं सुपरपोजिशन की और एंटैंगलमेंट की। जहां पर क्यू बिट्स को अगर हम एकल तौर पर देखें तो ये एक दूसरे के साथ एंटैंगल्ड हैं। एक की परिस्थिति में बदलाव दूसरे की परिस्थिति को बदलेगा, तो बहुत सारे अलग अलग जोड़ तोड़ बन जाएंगे, तो उससे हम बहुत सारा डाटा संभाल सकते हैं।
और अगर सुपर पोजिशनिंग की बात करें तो 1 और 0 को अलग अलग नहीं करके यह उन्हें एक समय में इकट्ठा भी कर सकता है। ठीक जी, तो ये है क्वांटम कंप्यूटिंग और ये है क्यू सिम किट। और क्यू सिम किट एक ऐसा मंच बन जाएगा जहां पर हमारे छात्र वास्तविक रूप में वास्तविक कंप्यूटिंग हार्डवेयर या क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर बना सकते हैं अगर उन्हें पहले से इस क्यू सिम किट का पता होगा, तो उनके कौशल को और बढ़ाएगा। याद रखेंगे, बहुत सारे देश क्वांटम कंप्यूटिंग की दौड़ में लगे हुए हैं जहां पर वो अपनी संचार प्रणाली को और बेहतर और सुरक्षित बना पाएंगे। वो कैसे? क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके हम बेहतर तरीके से अपने मैसेजेस, ईमेल्स, डाटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डीक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कि सुपर क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। और याद सिर्फ आप इतना ही रखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग की अब क्यू सिम किट बना ली है भारत ने, जहां पर हम अपने छात्राओं और अपने और उपयोगकर्ताओं को बेहतर क्वांटम सिमुलेटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बता पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास ने विकसित की है एक मोटराइज्ड व्हील चेयर जिसका नाम है नियोबोल्ट, और ये आसान करेगी जो व्हील चेयर का उपयोग करते हैं उनके लिए, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक और सुरक्षित मोड रहेगा, कम लागत वाला मोड रहेगा, और साथ ही साथ इसकी स्पीड भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक चार्ज में यह 25 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। इसे बनाया है आईआईटी मद्रास के सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट ने। मोटर द्वारा संचालित है। इसका दाम वैसे तो 55,000 रुपए रखा गया है, पर इसी प्रकार की और व्हील चेयर जो हैं जो कि भारत में निर्मित नहीं है उनके दाम से बहुत कम दाम है। तो नियोबोल्ट क्या है, अब इतना ही ध्यान रखेंगे, मोटराइज्ड व्हील चेयर द्वारा ये आईआईटी मद्रास द्वारा निर्मित की गई है। अगले तथ्य पर चलते हैं, अगली खबर पर चलते हैं जो है युक्त धरा के बारे में, और ये है एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल जो कि भुवन के तहत बनाया गया है, और इसे बनाया गया है इसरो और हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से, जहां पर हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय में अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, युक्त धरा का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि विभिन्न क्षेत्रों की में भूगोलिक सेवा या भूगोलिक जानकारी को समझ सकें, और वास्तविक तौर पर इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों की मदद कर सकें। भुवन पोर्टल के बारे में आप सब जानते हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम भूगोलिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई और हमारे भारत के जितने भी वास्तविक सीमाएं हैं उन्हें दर्शाती है और हमें बनाती है आत्मनिर्भर, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी विदेशी मैप ऐप की इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं मैप माई इंडिया मैप्स के। और इसी का अब नया पोर्टल है युक्त धारा, जो कि मदद करेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय का ग्रामीण विकास के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो कृषि विकास योजना हो, उसके तहत पारंपरिक तौर पर जो योजनाएं हैं उसको ठीक ढंग से उनकी संपत्तियों को ठीक तरह से विश्लेषण कर पाएंगे, और हम ऑनलाइन उपकरणों की मदद से उन लाभार्थियों को इन विकास योजनाओं के बारे में कि ठीक तरह से जियो टैग के बारे में हम मैप्स बता पाएंगे। तो ये है युक्त धारा, जो है नया पोर्टल भुवन के तहत। अगले प्रीलिम तथ्य की बात करते हैं, जो कि है एसिटोबुलेरिया के नाम से। ये एक खास अलगी है, एक खास शैवाल है, जिसे मकाई भी कहेंगे, एक शैवाल है जो कि पाया गया है पहली बार भारत में अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप पर पाया गया है। और खास बात यह है कि यह है एक कोशिका वाला, यानी कि यूनिसेलुलर है। अलगी होने के बावजूद भी इसमें हम विभिन्न तौर पर एक छतरीनुमा टोपी देख सकते हैं, एक डंडी और कुछ इसके रूट्स भी दिखेंगे। पर साथ साथ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पहली बार देश में एसिटोबुलेरिया की प्रजाति पाई गई है, जिसे नाम दिया गया है एसिटोबुलेरिया जलकन्या का। मरमेड के नाम पे एसिटोबुलेरिया जनकन्या का इसका नाम रखा गया है। ये एक नाभिक पौधा है, यूनिसेलुलर पौधा, यूनिसेलुलर अलगी है, और खास ही खास इसम की एक खास बात है जो है रीजनरेशन।
रीजनरेशन यानी कि पुनराजनन की क्षमता बहुत अधिक है एसिटाबुलेरिया में, तो इसका शोध किया जाता है कि यह खास रीजनरेशन क्षमता इन एसिटाबुलेरिया में क्यों है, और ये पाई गई है अंडमान निकोबार में। तो छोटा सा तथ्य आप याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, एसिटाबुलेरिया जलकन्या का, और यह है एक अलगी जो कि अंडमान निकोबार में पाई गई है। इसकी खास जो क्वालिटी है वो है रीजनरेशन या पुनराजनन। अगले तथ्य पर चलते हैं जो है बी इंटरनेट ऑसम। बी इंटरनेट ऑसम गूगल में भारत में शुरू किया है, और यहां पर उन्होंने विलय किया है भारतीय हास्य पुस्तक प्रकाशक अमर चित्रकथा से। और ये किस लिए किया गया है, ताकि यहाँ पर इस बुक के पात्रों के माध्यम से हम बच्चों में इंटरनेट सुरक्षा का उन्हें सबक दे सके, ताकि वो इंटरनेट को बहुत ही सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल कर सके। आजकल बच्चों का बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पर समय बीतता है, तो बी इंटरनेट ऑसम गूगल ने भारत में बच्चों के लिए बनाया है, जिसमें वो अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी करेंगे और 8 भारतीय भाषाओं में उन पात्रों के इस्तेमाल से छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में समझाया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।